Welcome to the class. In the last class, we finished robotics, and today onwards we will start biotechnology. Biotechnology is one of the biggest chapter in our syllabus, and in offline classes and live online classes, it take 26 hours, about 26 hours to complete biotechnology. But since this is recorded class, so it might take 13 to 14 hours, right? So biotechnology is very interesting chapter. Let us start. So बायोटेक्नोलॉजी हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने रोबोटिक्स किया था। तो कोई भी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद एप्लीकेशन, इश्यूज एंड कंसर्न्स, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, हम लोगों ने रोबोटिक्स पढ़ा था, उसमें बहुत मजा आया था। सेम वे में बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, रोबोटिक्स छोटा चैप्टर था, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। वायरस क्या है, सेल स्ट्रक्चर, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको बेसिक बायोलॉजी आनी चाहिए। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं कुछ साइंस बैकग्राउंड के हैं, कुछ नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को तो बायोलॉजी आती है, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको बायोलॉजी नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ी सी पढ़ेंगे, जितनी की बायोटेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो जो नॉन साइंस स्टूडेंट है वो टेंशन न लें, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते रहें, क्योंकि उनको भी कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। तो हम बेसिक बायोलॉजी बीच में पढ़ेंगे। साथ ही डीएनए वगैरह, डीएनए, आरएनए, जीनोमिक्स, ये सारी चीजें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जानेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में हम जानेंगे प्लांट बायोटिक एंड एनिमल बायोटिक, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, राइट। इश्यूज एंड कंसर्न्स में हम जानेंगे क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल इश्यूज, राइट। ये सारी चीजें हम जानेंगे इसमें इश्यूज एंड कंसर्न्स में। और उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड में क्या क्या स्टेटस है, हम वो सारी चीजें जानेंगे, राइट। सो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले आप बताइए, बायोटेक्नोलॉजी से पहले आप बताइए बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, इज द स्टडी ऑफ लाइफ विथ लिविंग बीइंग, राइट। तो स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग। तो लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल थिंग है ना, इसमें फिलोसफी आ गई। लाइफ क्या है? बहुत बड़े बड़े दार्शनिक आए, आज तक लाइफ की परिभाषा बता नहीं पाए। तो लाइफ क्या है? तो हम इसके फिलॉसफी में न जाके
जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लाइफ की परिभाषा, उसके बारे में जानेंगे, राइट, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में होती रहती हैं, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में हो रही है, उनकी वजह से हमारा सारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो यही हमारी लाइफ है एज पर बायोलॉजी, राइट। तो लाइफ इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी। क्योंकि हमें बाबा नहीं बनना है, जो लाइफ की परिभाषा हम बताएं, जीवन क्या है, मृत्यु है, ये है, वो है, इन सब से परे जो बायोलॉजी से रिलेटेड परिभाषा है लाइफ की, तो लाइफ इज अ सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring inside our body। ठीक है। लाइफ इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी। इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा, अगला टॉपिक है लिविंग बीइंग। क्योंकि बायोलॉजी में लिखा था हमने, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑब्लिक लिविंग बीइंग। तो लाइफ तो हमने जान लिया, अब लिविंग बीइंग क्या है। लिविंग बीइंग क्या है? लिविंग बीइंग मतलब जिसमें जान होती है, नॉन लिविंग नहीं। तो इस दुनिया में दो तरह के चीजें हैं, एक लिविंग बीइंग, एक नॉन लिविंग बीइंग, राइट। लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ। क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? मेनली पहला है रिप्रोडक्शन। कैसे हम जानेंगे कि कोई चीज लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है, राइट। रिप्रोडक्शन, अगर कोई चीज लिविंग बीइंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद उसमें कोई ना कोई सेल स्ट्रक्चर होगा। तीसरा उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑब्लिक मेटाबॉलिज्म होगा। और चौथा उसमें एडेप्टेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको सेल स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। ऐसे किसी अगर आदमी से पूछा जाए कि कोई कैसे पता लगेगा कि ये चीज लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है, राइट, लिविंग है या नॉन लिविंग, तो सीधा सा फंडा है कि अगर उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो लिविंग है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर से भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन किसी भी ऐसे आदमी के लिए जो नॉन साइंस वाला बंदा है उसको सेल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर के लिए बेसिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए, हाउ टू यूज माइक्रोस्कोप ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तो उसमें होगा ही होगा, सेल स्ट्रक्चर होगा, और बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म होगा उसमें। अब मेटाबॉलिज्म एक नया टर्म आया है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है आप बताइए? बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म? तो हम बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। जो हमारा शरीर है उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो उन्हीं सारी बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा शरीर चल रहा है। तो अगर उनको सबको जोड़ दें
सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को इकट्ठे अगर हम एक साथ देखें तो कंप्लीट उस ब्रैकेट में रख दें सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो ये है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सब सांस ले रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई, फेफड़ों के बाद ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ये कहाँ चली गई? सेल्स के पास जाती है। सेल ने ऑक्सीजन लिया, सेल ऑक्सीजन का यूज करेंगे। ये सारा प्रोसेस बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। हमने खाना खाया, एंजाइम आएंगे जो हमारा फूड है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, वो भी सेल्स के पास जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में वो सेल्स के पास जाएगा, सेल उसको यूज करेंगे। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। राइट, तो हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। अगर बायोकेमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाए तो हमारी लाइफ खत्म। अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है बायोकेमिकल रिएक्शन होने में तो हमारे पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप 5 मिनट सांस बंद करके देखिए, अपना नाक बंद करके देखिए। वैसे प्रैक्टिकल मत करना क्योंकि इससे आपको सफोकेशन होने लगेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम हार्मफुल गैसेस के कांटेक्ट में आ जाएं तो हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब होने लगती हैं, जिससे कि हमें पेन स्टार्ट हो जाता है, सफोकेशन स्टार्ट हो जाता है। राइट, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज या शुगर। तो हमारे शरीर में बहुत केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी। जैसे ही बायोकेमिकल रिएक्शन होना बंद, हमारा जीवन खत्म। ये चीज आपको समझ में आई? स्टॉप करो। ये पूरा होता है लाइफ प्रोसेस, राइट? ये पूरा होता है लाइफ प्रोसेस। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के सेटअप पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम छोटे थे, मतलब छोटे का जब 10th और 12th में थे तो हम लेबोरेटरी में जाते थे। क्या करने के लिए? हम लेबोरेटरी में जाते थे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो एक सेटअप है, एक साइड क्या बन रहा है? एक साइड अमोनिया बनाने का प्रैक्टिकल किया जा रहा है, लेबोरेटरी में दूसरी साइड नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रैक्टिकल किया जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एक लैब के अंदर किए जा रहे थे, मतलब किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर सारे केमिकल रिएक्शन एक डिफरेंट सेटअप में ना किए जाएं, एक अलग अलग सेटअप में ना किए जाएं, इससे पता क्या होगा? इससे सारे केमिकल एक साथ मिल जाएंगे और ब्लास्ट भी हो सकता है, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आग भी लग सकती है। राइट, इसी तरह हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स होती हैं, लाइक लंग सेल्स, लाइक ब्रेन सेल्स, लाइक स्टमक सेल्स। ठीक है, तो इनका सबका अलग अलग काम होता है। इसमें अलग अलग सेटअप किया गया है, सारे सेल्स में अलग अलग सेटअप किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये कहाँ होती हैं? ये अलग अलग सेटअप में होती हैं। ठीक है, अलग अलग सेटअप में होती हैं, जिसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, ये सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ये कहाँ होती हैं? सेल्स में होती हैं, अलग अलग सेल्स में। हमारे शरीर में अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं,
ये इनके लिए अलग अलग सेटअप की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग सेटअप क्या है, सेल्स, लाइक लंग सेल्स, ब्रेन सेल्स, स्टमक सेल्स, इस तरह। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? तो अलग अलग जब बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, सेल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सेल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है ये कलेक्शन ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। ब्रीदिंग भी हो गया, उसमें रिस्पिरेशन भी हो गया, एक्सक्रीशन भी हो गया, राइट। ये सब कुछ अगर मिला दिया जाए तो सारे सम को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको समझ आ गया ना? जो भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनका सारा सम, सबका टोटल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, राइट। जो डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी वो कहाँ होंगी, वो सेल के अंदर होंगी। ठीक है, एक डिफरेंट सेटअप की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलेंगे सेल स्ट्रक्चर। आगे हम सेल स्ट्रक्चर भी जानेंगे क्या होगा। ठीक है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो आपने मतलब जो केमिकल रिएक्शन या तो दो तरह की होती है। एक होती है जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं, रुको, साइड में थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म और लाइपोलाइसिस मिटा देते हैं। तो जो हमारे शरीर में या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें या तो दो तरह की होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती है। ठीक है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। या फिर इसको ऐसे मत समझो, ये थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, तो हम इसको मिटा के कंफ्यूज ना करके सीधे से हम सीधे सीधे आपको बता दे रहे हैं। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें या तो एनर्जी बनेगी या तो मैटर बनेगा, या तो एनर्जी बनेगी या फिर मैटर बनेगा। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो एनर्जी बनता है या तो मैटर बनता है। तो एनर्जी जिससे हम बोल रहे हैं, कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो जो एनर्जी बन रही है उससे हम बोल रहे हैं, राइट। ऐसे जब हम लोग पैदा हुए थे, हम सारे लोग पैदा हुए थे ना, डाउनलोड तो नहीं हुए थे ना, तो जो पैदा हुए थे तो 2 किलो के थे, और आज हमारा वजन कितना हो गया? आज हमारा वजन 60 to 70 kg के बीच में रहता है। ठीक है, तो कैसे? क्योंकि जब बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो मैटर बनता है, राइट। पहले हम छोटे थे, 2 फुट के थे, आज हम 5 फुट या कोई 6 फुट का है। तो क्यों है वो? क्योंकि उसके शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है और मैटर बन रहा है। क्या बन रहा है? मैटर। ठीक है, हम बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्यों? इसमें सब में एनर्जी लग रही है, राइट। एनर्जी खर्चा हो रही है। एनर्जी और मैटर कहाँ से आता है? बायोकेमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो जब एक सेल के अंदर एक्सेसिव मतलब ज़्यादा मात्रा में मैटर इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी, तो सेल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। तो जब ये हो जाएगा तो सेल डिवाइड हो जाएगा। सेल क्या होगा? सेल डिवाइड हो जाएगा, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जब सेल के पास बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी एनर्जी हो जाती है और मैटर हो जाता है तो सेल डिवाइड हो जाती है। सेल डिवाइड होना मतलब 1 से 2 हो जाती है, 2 से 4, 4 से 8, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये समझ में आया? तो तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी सेटअप में क्या होगा? सेल होगी तभी तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, और बायोकेमिकल रिएक्शन होगा तभी एनर्जी और मैटर
बनेगा। जब एनर्जी और मैटर बियॉन्ड सेल कैपेसिटी हो जाएगा तो सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन। ये आपको कुछ चीजें समझ आ गई कैसे तीनों एक दूसरे से लिंक है। बायोकेमिकल रिएक्शन समझ में आया, सेल स्ट्रक्चर बेसिक समझ में आया। अभी आगे हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे कैसे सेल होती है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, राइट। और ये समझ में आया आपको रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एनर्जी वाली ये होती है डिस्ट्रक्टिव, कैटाबोलिज्म। मैटर है तो कंस्ट्रक्टिव, एनाबोलिज्म। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कैटाबोलिज्म क्या है और एनाबोलिज्म क्या है। कैटाबोलिज्म में डिस्ट्रक्टिव होती है, केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। मतलब कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म वो होती है जिसमें मैटर बनता है, कैटाबोलिज्म वो होती है डिस्ट्रक्टिव, मतलब डिस्ट्रक्शन होगा तो एनर्जी उससे फॉर्म होगी, राइट। केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जिसमें मैटर बनता है और कैटाबोलिज्म जिससे एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, ये तीन आपको समझ आ गए होंगे। अब एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब होता है कि अपने अनुकूल बना लेना किसी चीज को। तो हर लिविंग बीइंग के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडाप्ट कर लेता है, अनुकूल बना लेता है, राइट, ताकि वो अपना एग्जिस्टेंस बचाए रख सके। ये बात समझ आई आपको? जैसे कि हम जब बाहर जाते हैं धूप में, 10 मिनट धूप में खड़े हो जाएं तो क्या होता है, हमारी स्किन काली पड़ने लगती है, टैनिंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि यूवी रेस आके हमारी स्किन पे पड़ेंगी और जो हमारे स्किन के अंदर मेलानिन होगा वो एक्टिव हो जाएगा। स्किन के नीचे मेलानिन होता है, तो मेलानिन हार्मोन एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि ब्लैक कलर ब्लैकिश हो जाएगा उस जगह पे जहाँ पे सनरेज पड़ेंगी, यूवी रेज पड़ेंगी। तो क्यों? अगर वो एक्टिव ना हो तो यूवी रेज हमारे बॉडी के जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकती हैं, जिससे क्या होगा, जिससे कि स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये जो टैनिंग होती है ये एडेप्टेशन है, राइट। तो अगर टैनिंग से बचना है तो सन लोशन आता है, उसको लगा के लोग बाहर जाते हैं, तो जो यूवी रेज आती हैं वो उसी सन लोशन पर पड़ती हैं। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी का मेलानिन है वो स्किन के नीचे दबा रह जाता है। ये बात समझ में आपको भी नहीं आई? ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म, मतलब हाँ, जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म अभी हमने एग्जांपल दिया है शॉर्ट टर्म वाला था, राइट। और लॉन्ग टर्म वाला ये होता है, जैसे लॉन्ग टर्म का एग्जांपल ये होगा, जैसे कि आप कन्याकुमारी में देखिए, कन्याकुमारी इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, तो वहाँ के लोग थोड़ा काले होते हैं, और आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे, कश्मीर के लोगों को देखिए, कश्मीर के लोग इक्वेटर से दूर रहते हैं। ठीक है, इक्वेटर के पास में सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है और दूर जाते जाते उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, सनरेज की स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो जो लोग कश्मीर में रहते हैं वहाँ वो हजारों सालों से कश्मीर में रह रहे हैं, तो ये जो उनके अंदर मेलानिन था वो बनना धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा, वहाँ पे मेलानिन की ज़्यादा
ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। कहाँ पे? कश्मीर रीजन में। और जो कन्याकुमारी रीजन है यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये जब ज़रूरत पड़ती गई लगातार हज़ारों सालों से पड़ती चली आ रही है, तो ये एडॉप्टेशन हो गया, लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन, राइट। मतलब उनका शरीर ज़्यादा मात्रा में बनाने लगा क्या? मेलानिन। और जो कश्मीर वाले लोग थे वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेलानिन बनना ऑटोमेटिक कम हो गया। मतलब अपने आप हज़ारों साल तक मेलानिन बनना कम बनता रहा, यूज़ नहीं हुआ उसको तो कम हो गया। तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं। इसी तरह पोलर रीजन के लोग गोरे होते हैं, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्स होता है उनका। जबकि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वेटर रीजन पे लोग रहते हैं, इक्वेटर के आसपास लोग रहते हैं, उनका डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सन, राइट। और जो पोलर रीजन में रहते हैं उनका फेयर कॉम्प्लेक्सन, चेहरे का। ये बात समझ आई आपको? तो ये है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब धूप में 10 मिनट खड़े रहो, या 2 घंटे मैच खेल के आओ, क्रिकेट खेल के आओ 2 घंटे धूप में, तो थोड़ा थोड़ा टैनिंग होने लगती है, ये शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म अभी आपको बताया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो एडेप्टेशन होता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। इसको आप नोट कर लिया। अगला टॉपिक हम बढ़ते हैं। लिविंग बीइंग तो हो गया। अब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग आपको समझ में आ रहा होगा। हम किसके बारे में आगे पढ़ेंगे? वायरस को कहते हैं क्या? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगला हमारा टॉपिक है वायरस। Connecting link between living and non-living। ये किसके बारे में बात करें? वायरस के बारे में। तो हमें वायरस के बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि अभी कोविड-19 आया था, ठीक है। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी थी, तो काफ़ी लोगों ने अपनी जान खो दी और बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया था। तो ये एक मतलब वायरस इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। तो हम वायरस पढ़ेंगे आज, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग के बारे में तो हमने अभी पढ़ा था, और नॉन लिविंग मतलब इसमें कि ये चारों चीज़ें नहीं पाई जाती थी। जो हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी थी वो चारों चीज़ें नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती थी, ठीक है। तो अब वायरस को हम कैसे समझेंगे? तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये है प्रोटीन और ये है इसके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिविंग है, नॉन लिविंग। इसके अंतर्गत क्या है? जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन इसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल स्ट्रक्चर। तो जब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो लिविंग ये इसलिए है क्योंकि
इसमें रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जब नॉन लिविंग ये कब हो जाएगा? क्योंकि इसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होती तो इसलिए नॉन लिविंग है। अब जब सेल स्ट्रक्चर ही नहीं होगी, हमने पढ़ा था पिछले, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? सेल स्ट्रक्चर में, सेल में होता है। तो जब सेल स्ट्रक्चर ही नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो ये बात हम अभी जानेंगे कि कैसे वायरस का रिप्रोडक्शन होता है, राइट। तो वायरस को आप ऐसे समझिए कि वायरस के पास अपना खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, अपनी सेल नहीं होती है। वो क्या करता है? वो किसी होस्ट सेल में एंट्री मार देता है, किसी पे अटैक करके उसके अंदर एंट्री मार देता है, तो उसकी सेल पे उसकी सेल को काबू कर लेता है। किसके थ्रू? अपने जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। जिस होस्ट सेल में एंट्री करेगा, जिस होस्ट सेल में वायरस एंट्री करेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल को साइड लाइन करके ये अपने जेनेटिक मटेरियल की सारी बातें मनवाता है, राइट। कैसे? आप सुनिए। जैसे आप वायरस को एक टेररिस्ट मान लीजिए, पाकिस्तान से एक टेररिस्ट दौड़ता हुआ इंडिया में एंट्री मार दिया, ठीक है। टेररिस्ट के पास क्या होता है? AK-47 है। क्या है? AK-47 खतरनाक गन है टेररिस्ट के पास। वो जाके अब टेररिस्ट के पास अपना घर तो होता नहीं है, और बिना घर के वो सारे ऑपरेशन कैसे चलाएगा? क्योंकि घर क्या है? घर एक तरह का सेटअप है, घर एक तरह का सेटअप है जो हमें, जिसमें किचन होती है, जिससे हमें खाना मिलता है, जिसमें रेस्ट रूम होता है, जिसमें हम रेस्ट करते हैं, राइट। तो घर एक तरह का सेटअप है, जो हम करना चाहते हैं तो हम अपने घर की वजह से ही कर सकते हैं, क्योंकि घर हमें सारी वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए बेसिक है, हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो एक टेररिस्ट के पास खुद का घर नहीं होता है, तो ऑपरेशन कैसे चलाएगा वो? तो क्या करता है? AK-47 लेके किसी के घर में एंट्री कर लेता है, जहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म उसको वीक लगा, उसके घर में वो एंट्री मार देता है, ठीक है। अब जब वो एंट्री मार दिया तो उसके पास AK-47 है। हालांकि घर में भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट रखे होते हैं। कौन कौन से? बेलन, चिमटा, ठीक है, ये घर में भी होते हैं, लेकिन AK-47 से ये लड़ाई नहीं कर पाएंगे। AK-47 बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है, वेपन। तो ये बेलन चिमटा उसके आगे टिक नहीं पाएंगे, तो वहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर पाए, उसके घर में एंट्री मार दिया। अब किचन में जो खाना बनेगा वो जो घर का आदमी है उसके हिसाब से बनेगा, या फिर जो टेररिस्ट एंट्री मारा है, जो टेररिस्ट एंट्री मारा उसके हिसाब से बनेगा? बताइए। तो क्योंकि टेररिस्ट के पास क्या है? AK-47 है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी बात मनवाएगा। और मान लीजिए उस घर में एक AC वाला रूम है, तो AC वाले रूम में घर का आदमी लेटेगा या टेररिस्ट लेटेगा? तो टेररिस्ट लेटेगा। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट के पास AK-47 है, वो सारा काबू कर लिया है, ठीक है। तो सेम इसी तरह वायरस होता है। वायरस के पास अपनी खुद की सेल नहीं होती है, तो वो किसी होस्ट सेल में अटैक कर देता है, मतलब किसी सेल में वो अटैक करके सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके अपना रिप्रोडक्शन करता है, राइट। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो आप थोड़ा सा लिखिए। वायरस, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस क्या करता है? हाईजैक करके सेल को हाईजैक कर लेता है, और हाईजैक करके अपने हिसाब से, मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सेल जैसे होस्ट के अंदर एंट्री मारने के बाद जो वायरस होगा वो लिविंग होगा, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। और जो बाहर जमीन पे पड़ा हुआ है वायरस, वो एक धूल के कण के बराबर होगा, मतलब वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा। द वायरस enters in a cell. The virus enters in a cell and control the
कंट्रोल और हाईजैक्ट, ठीक है, कंट्रोल और हाईजैक्ट, कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म बाय द जेनेटिक मटेरियल, बाय इट्स जेनेटिक मटेरियल, बाय इट्स जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल था, इसके द्वारा क्या करता है, उस सेल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। जो होस्ट सेल का जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा वो वीक होगा, तभी वायरस एंट्री कर पाएगा, तभी वायरस कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म बाय इट्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, एंड it starts making protein of their own kind and multiply in number by destroying the cell, this is virus reproduction. When the virus is outside the cell in the free state, when the virus is outside the cell in the free state, it is non-living, but inside the cell it is living, ठीक है। तो इसमें देखिए जो वायरस है इसमें कहीं सेल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि आगे हम जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, सेल पढ़ाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारी चीजें होती हैं, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, सेल में होती है, प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन इसमें सेल स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है। तो जो वायरस एंट्री करता है होस्ट सेल में, तो ये ओन काइंड की प्रोटीन बनाता है, मतलब ये अपने आप को बनाता है, ठीक है। तो ये है वायरस का रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये है बैक्टीरियोफेज वायरस, मतलब बहुत ही कॉमन वायरस है बैक्टीरियोफेज, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे आप लिखिए टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। तो वायरस के हम प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आप लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल होगा, पहला है ए, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है डीएनए, ठीक है, डीएनए वायरस, सेकंड है आरएनए वायरस। तो ये जो हमने वायरस बनाया था, तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए होगा, डीएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, ठीक है। आरएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। तो ये कौन कौन से वायरस होते हैं, जितने भी पॉक्स हैं, पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, ठीक है, पॉक्स वायरस, ये है डीएनए वायरस। इसके साथ ही हेपेटाइटिस वायरस, ठीक, ये सारे कौन से हैं, डीएनए वायरस। आरएनए वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ये है जेनेटिक मटेरियल ना। अगर डीएनए तो डीएनए, आरएनए तो आरएनए। ये कौन कौन से होते हैं,
कोरोना वायरस अभी आया था, कौन सा था? आरएनए वायरस था। कौन सा था? आरएनए वायरस, कोरोना। ठीक है, रूबेला, मीजल्स, मम्स। ठीक है, ये सारे लिस्ट बनी हुई है कौन कौन से, मतलब वायरल डिजीज हैं जो आरएनए वायरस से होते हैं, और कौन कौन से वायरल डिजीज हैं जो डीएनए वायरस से होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए आरएनए वाले की संख्या ज्यादा होती है। आरएनए में कोरोना, रूबेला, मीजल्स, मम्स और कौन सा है? एचआईवी आरएनए वायरस। ठीक है, कोरोना, रूबेला, मीजल्स, एचआईवी, फ्लू, रेबीज, ठीक है, फ्लू, रेबीज, हंता फीवर, फ्लू, रेबीज, हंता फीवर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल, अटैक और होस्ट सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल और होस्ट सेल। on the basis of infection target, oblique host cell। ठीक है, पहला है एनिमल वायरस। प्लांट वायरस, दूसरा प्लांट वायरस। तीसरा है बैक्टीरियोफेज। चौथा है माइक्रोफेज। ठीक है, माइक्रोफेज। एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज, माइक्रोफेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफेक्शन टारगेट और होस्ट सेल, ये चार तरह के वायरस होते हैं। एनिमल वायरस व्हिच इन्फेक्ट्स एनिमल। ठीक है, प्लांट वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, जैसे टमाटर को कोई वायरस अटैक मार रहा है, टमाटर के प्लांट को कोई वायरस अटैक मार रहा है, तो कौन सा वायरस होगा? प्लांट वायरस होगा। ठीक है, एनिमल वायरस मतलब किसी एनिमल को जो अटैक कर रहा है वो एनिमल वायरस। तो कोरोना कौन सा वायरस था? एनिमल वायरस था। हाँ, क्योंकि वो किसको अटैक कर रहा था? वो हम लोगों को अटैक कर रहा था। कोरोना हम लोगों को अटैक कर रहा था, तो ये एनिमल वायरस, क्योंकि हम लोग भी एक तरह के एनिमल ही हैं। एज पर बायोलॉजी हम लोग एनिमल हैं, एनिमल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट है कि हम एनिमल नहीं हैं, तो आप सुबह सुबह उठ के अपना मुंह देख लीजिए, बिल्कुल एनिमल हैं आप लोग भी, हम लोग भी, सारे लोग। ठीक है, बैक्टीरियोफेज which infect bacteria, माइक्रोफेज which infect fungi, जैसे मशरूम है ना, मशरूम क्या है? फंजाई है। तो एनिमल वायरस which infect animals, प्लांट वायरस which infects plants, बैक्टीरियोफेज which infects bacteria, माइक्रोफेज which infects fungi। ठीक है, मशरूम क्या है? फंजाई है। which infect animal cell, plant cell, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ वायरस। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है
जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग बर्ड। जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग बर्ड, जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग बर्ड, क्योंकि हमने देखा कि वायरस में भी दो तरह के क्या थे जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, और ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। एक का डीएनए होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए। जेनेटिक मटेरियल दो ही होते हैं। तो हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। हमारी बॉडी में आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन आरएनए हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो आरएनए क्या? आरएनए जेनेटिक मटेरियल आरएनए। हाँ, आरएनए वायरस में आप एक लाइन लिख लीजिए, आरएनए वायरस को रेट्रो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, आरएनए वायरस को रेट्रो वायरस भी कहते हैं। रेट्रो वायरस, रेट्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि रेट्रो मतलब होता है बहुत पुराना। रेट्रो मतलब पुराना, जैसे रेट्रो सॉन्ग। तो सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया था? आरएनए वायरस खोजा गया था, तो इसलिए आरएनए वायरस को रेट्रो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जितने भी लिविंग वर्ल्ड हैं उनके अंदर दो ही तरह के जेनेटिक मटेरियल होंगे, तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, अपने अपने मतलब ह्यूमन में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए। तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, और तो डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, आरएनए का मतलब सिंपल होता है। अब आप कहेंगे कि डीएनए वायरस खतरनाक होता है या आरएनए वायरस खतरनाक होता है? तो खतरनाक तो दोनों ही होते हैं, लेकिन आरएनए वायरस का स्ट्रक्चर सिंपल होता है और ये लेस स्टेबल होता है, तो ये अपने आप को बदलता रहता है, मतलब म्यूटेट करता रहता है। ठीक है, तो इसकी दवा बनाना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि अपने आप को बदलता रहता है, म्यूटेट करता रहता है। ठीक है, और डीएनए वायरस में इजीली काबू पाया जा सकता है एक बार दवा बनाने के बाद। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये मोर स्टेबल होता है। जिसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा वो मोर स्टेबल, जिसका सिंपल होगा वो लेस स्टेबल। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये जितने भी लिविंग वर्ड हैं, और मतलब कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड एक्सेप्ट रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस मतलब आरएनए वायरस, जो जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये है जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड एक्सेप्ट रेट्रोवायरस, और ये वाला आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, तो डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल वो है जिसमें जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो हमारे जेनेटिक मटेरियल में हमारी लाइफ के ब्लूप्रिंट मिलते हैं, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारा शरीर ऐसा होगा, हमारा शेप ऐसा होगा, हमारी हाइट ऐसी होगी। ठीक है, हमारा कलर, स्किन का कलर ऐसे होगा, मतलब सारी की सारी जानकारी कहाँ लिखी होती है? डीएनए पे। कहाँ लिखी होती है? डीएनए पे। डीएनए एक तरह की क्या है? जन्म कुंडली। ठीक है, तो वो जो जन्म कुंडली हम दिखाते हैं दैट इज सुपरस्टिशन। ठीक है, और उस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये वाला जो है, क्योंकि वो साइंटिफिकली वो अप्रूव नहीं है, लेकिन ये वाला साइंटिफिकली अप्रूव है। डीएनए जो डीएनए पे लिखा है वो पक्का होगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। राइट, तो
आपको समझ में आएगा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। और हमारी बॉडी में जो डीएनए है वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी हो रही हैं अंदर, वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो सब जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंट्रोल करता है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिए। इन लिविंग वर्ल्ड डीएनए और आरएनए बोथ आर प्रेजेंट। डीएनए और आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, बट रेट्रोवायरस but RNA is present only in retrovirus. RNA is present only in retrovirus as a genetic material. RNA is first genetic material which was discovered on this earth. ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में पहले क्या डिस्कवर किया गया था? आरएनए डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर किया? नहीं मालूम, मतलब कौन सा आरएनए वायरस था नहीं पता, लेकिन इसको आरएनए को इसीलिए क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस। और हमें जानना भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाएगा, और डेटा जितना ज़्यादा होगा पढ़ने में दिक्कत उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डेटा लंबे टाइम तक टिकता नहीं। जो आप आज रटेंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन जो हम बिल्कुल इजी वे में कॉन्सेप्ट बना के आपको समझा रहे हैं, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एक बार आप ध्यान लगा के सुन लीजिए, ठीक है? ये मतलब आपको लंबे समय तक याद रहेगा, राइट? इसलिए हम डेटा का बहुत कम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जितनी जरूरत है उतना ही डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग वर्ल्ड, डीएनए आरएनए। अब अगला टॉपिक हमारा सेल। क्या है? सेल स्ट्रक्चर हमने देखा था ना अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग में। तो हमारा ये क्या कंप्लीट हुआ? अभी मेटाबॉलिज्म हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा वायरस कंप्लीट हो गया। अब अगला है सेल स्ट्रक्चर। मतलब सेल क्या है? सेल सेल क्या है? बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ना सेल। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सेल के विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। वायरस के अंदर सेल नहीं थी, लेकिन वायरस किसकी सेल? होस्ट सेल पे, मतलब वो होस्ट सेल में एंट्री कर देता है वो, ठीक है? और तो सेल क्या है? सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं होगी, ठीक है? ऑल फंक्शंस ऑफ an organism is function of its cell. All the functions of an organism is the function of its cells. New cells come from division of pre-existing cell. New cells come from division of pre-existing cells, ठीक है? तो सेल डिवीजन के बाद नई सेल आती है। मतलब कैसे सेल डिवीजन कैसे होता था? तो जो सेल के अंदर जब बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में, तो सेल के अंदर जब बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मैटर बनता है और एनर्जी बनती है। जब एनर्जी और मैटर बहुत ज़्यादा होता है
तो सेल की कैपेसिटी से ज़्यादा होने लगता है, तो सेल डिवाइड हो जाती है, तो इसी को कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, तो नई सेल कैसे आती है? न्यू सेल्स कम फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो जो भी हम बोल रहे हैं वो सब सेल की वजह से ही हमारा, जैसे हम बोल रहे हैं तो गले के पास हमारी वोकल से हम अपने बोल रहे हैं, वोकल क्या है? ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ऑर्गन किससे बना है? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बने? सेल से। ठीक है, तो हमारी बॉडी का ये स्ट्रक्चर होता है, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, फिर बॉडी। तो जो हम बोल रहे हैं किससे बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं वोकल, ऑर्गन से बोल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन किससे बना है? टिश्यूज से। सेल मतलब टिश्यूज किससे बनी है? सेल से। तो मतलब सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं? सेल की वजह से कर रहे हैं, राइट। इसी तरह हम लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? हाथ से। हाथ क्या है? ऑर्गन किससे बना है? टिश्यूज से। टिश्यूज कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है। ठीक है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेल की वजह से कर रहे हैं। मतलब सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, समझा गया ना? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम जानेंगे कि सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल का चित्र बना लेते हैं। ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। ठीक, वैक्यूल्स, ये है वैक्यूल्स। साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है सेल वॉल। ये वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है ना? ये दोनों न्यूक्लियस है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
ये है प्लांट एनिमल सेल, प्लांट सेल। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। चित्र कटा तो नहीं ना? सेल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ऊपर होने देते हैं बगल में साइड में, क्योंकि ये कट सकता है। एनिमल सेल ये है, और प्लांट सेल ये वाली प्लांट सेल। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप सेल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। वायरस के अंदर ऐसा कुछ था नहीं था, तो वायरस के अंदर क्यों नहीं था? क्योंकि वायरस के अंदर सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ये बात आपको रट गई होगी ना, वायरस के अंदर सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो नॉन लिविंग है, राइट। ये एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो आप इसको चित्र बना लीजिए, फिर हम पार्ट समझाते हैं इसको। ये चित्र बना लीजिए आप। सेल वॉल, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल, न्यूक्लियस। ठीक है, आपने चित्र बना लिया होगा ना। अब इसमें मैं समझा रहा हूँ कुछ, देखिए। मेनली हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कोई भी सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आउटर कवर। क्या है? आउटर कवर। नोट कर लीजिए आप, पहला है आउटर कवर। आउटर कवर, तो हमारा ये, इसमें क्या क्या आएगा आउटर कवर में? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा सेल वॉल। तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लीजिए दोनों सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। सेल वॉल मतलब ये बाहरी वाली लेयर जो है ये सेल वॉल है, इसकी प्लांट सेल में केवल पाई जाती है। कितने? प्लांट सेल में ये सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो पहला आउटर कवर, दूसरा साइटोप्लाज्म। देखिए ये जो ये लिक्विड भरा है, ये वाला लिक्विड इधर भी भरा है, इधर भी भरा है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हम दूसरा कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, दोनों में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तीसरा है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहाँ होती है? ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसी में होती है, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, लिक्विड, ये सारा लिक्विड क्या है? साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मेनली हम ये 3 में पूरी सेल रख सकते हैं। 3 कैटेगरी, मतलब पूरी सेल को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो। आप ये चित्र बना चुके होंगे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, ये रही सेल। सेल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला था आउटर कवर, इसके अंदर मेनली 2 चीजें थी। पहला सेल वॉल, सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा है, हमने बताया था साइटोप्लाज्म। क्या बताया था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और तीसरा हमने बताया था जेनेटिक मटेरियल। क्या? जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर हमने मतलब मेनली 3 पार्ट बताए थे, आउटर कवर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? मतलब
आउटर कवर तो हमने देखा था, सेल वॉल जो प्लांट सेल में थी बाहर मोटी मोटी, वो सेल वॉल थी। जो उसके बाद एक पतली सी झिल्ली थी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, जो बाहरी झिल्ली थी वो थी सेल मेम्ब्रेन। क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। दोनों को मिला के हमने किसमें रखा? आउटर कवर में। दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी था और प्लांट सेल में भी था। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वो होता है जहाँ पे प्लांट ऑर्गेनेल्स रहते हैं। प्लांट ऑर्गेनेल्स मतलब सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो क्या कहें सेल ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा होता है प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद में होता है राइबोसोम। ठीक, फिर होता है लाइसोसोम, फिर होता है सेंट्रोसोम, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी भी होता है, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या है? DNA। जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA। ये बात समझ में? सेल, आउटर कवर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। मेनली हमने 3 रखा। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। साइटोप्लाज्म लिक्विड है, उसी लिक्विड में ये सारे रहते हैं। हम अभी सबका एक एक पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप बेसिक जान लीजिए किसका क्या काम होता है। सेल वॉल, हाँ मतलब सेल वॉल कहाँ होती है? ये वाली सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल में होती है। ठीक है, प्लांट सेल। प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड किसमें होते हैं बताओ? प्लास्टिड, प्लास्टिड होते हैं केवल और केवल प्लांट सेल में। ठीक है, प्लास्टिड जिनसे कलर डिसाइड होता है, जैसे जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कलर डिसाइड होता है ना। जो पौधों में प्लास्टिड होते हैं उनसे कलर डिसाइड होता है। तो ये वाले जो सेल वाले ये प्लांट में होती है, ये प्लांट में होती है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं केवल और एनिमल सेल में। केवल और केवल कहाँ होते हैं? एनिमल सेल में। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होते हैं। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल स्ट्रक्चर था ये प्लांट और एनिमल दोनों का था। प्लांट और एनिमल दोनों का था। जो चीज़ें प्लांट में स्पेशल पाई जाती है वो भी हमने लिख दिया, ये मतलब। और जो चीज़ें एनिमल में स्पेशल पाई जाती है, केवल और केवल एनिमल में पाई जाती है, वो भी हमने लिख दिया। और बाकी सारी चीज़ें दोनों में पाई जाती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो इसको आप नोट कर लीजिए होता है। हाँ, ये थोड़ा आपको अभी टफ लग रहा होगा, जो नॉन साइंस स्टूडेंट उनको टफ लग रहा होगा। तो टफ नहीं है इसमें कुछ, बहुत ही आसानी से आगे एक एक पार्ट समझाए जाएंगे। थोड़ा 1 क्लास 2 क्लास ऐसा चलेगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए इतनी बेसिक बायोलॉजी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं, 1-2 क्लास में कवर हो जाएगा। 2 क्लास के बाद बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी फ्लो में चलेगी, बहुत मजा आएगा आगे। इसको आप ध्यान से पढ़िए, है ना। ठीक है, इसमें कुछ टफ नहीं है। इसको और आगे हम एक एक पार्ट्स इजी करके बताते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए तब तक। एक गिलास पानी लो।
ठीक है, इसको लिख लिया। अगली हेडिंग डालिए आउटर कवर। क्या है आउटर कवर? आउटर कवर ना ये वाला। पहले हम सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, फिर डीएनए पे आएंगे, है ना। उसके बाद डीएनए के बाद सीधा बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गई? समझ में आई आपको? तो आप ऐसे पहले जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा बस। ठीक है, पानी प्लास्टिड, प्लास्टिड से कलर पिगमेंट जो होते हैं वो सब आपको समझाएंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो भी हम बताएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्रोटीन और फैट सिंथेसिस का काम करता है। और गोल्गी बॉडी जो प्रोटीन डिलीवरी होती है वो गोल्गी बॉडी काम करती है वो। राइबोसोम, प्रोटीन, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, है ना। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पता चलेगी। सेंट्रोसोम से सेल डिवीजन होता है और लाइसोसोम से क्या होता है? लाइसोसोम से आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा ना, तो बोरिंग नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बायोलॉजी का भी अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम हेडिंग डालते हैं आउटर कवर। आउटर कवर, ये है सेल। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो हम लोग सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला था आउटर कवर में सेल वॉल। क्या था? सेल वॉल, मतलब ये जो प्लांट सेल होता है उसकी सबसे बाहरी परत क्या होती है? सेल वॉल। इसमें लिखिए आप ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। उसके बाद में नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक, साथ ही आउटर मोस्ट कवर होती है, आउटर मोस्ट एंड रिजिड कवर ऑफ द प्लांट, कवर ऑफ द प्लांट, है ना। और इसके साथ में ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और ये फ्रीली परमिएबल होता है, फ्रीली परमिएबल। अभी हम बताएंगे आपको फ्रीली परमिएबल क्या है, सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है। ठीक है, है ना। तो फ्रीली परमिएबल मतलब सब कुछ आसानी से चला जाता है। जैसे स्ट्रेनर होता है ना, स्ट्रेनर मतलब छन्नी, छन्नी से हम जब चाय छानते हैं तो क्या सब कुछ नीचे चला जाता है? नहीं। तो क्या है? सेमी परमिएबल बोल सकते हो आप, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हो। ठीक है, अगर सब कुछ आसानी से चला जाए तो वो फ्रीली परमिएबल होगी। राइट, तो आपको समझ आ गया? ये है फ्रीली परमिएबल, आउटर मोस्ट एंड रिजिड कवर ऑफ द प्लांट, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का कि उसमें क्या होता है? उसमें सेल वॉल पाई जाती है, उसमें सेल वॉल पाई जाती है।
अगर सेल वॉल पाई जाएगी तो पक्का प्लांट होगा। तो बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है? बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्लांट में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया प्लांट में आता है क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। वैसे बैक्टीरिया को अलग ग्रुप मोनेरा में भी रखा जाता है ना, मोनेरा, लेकिन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो नीट का चैप्टर है, ठीक है, वो नीट वाले बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से बैक्टीरिया क्या है? सेल डिवीजन थ्योरी के हिसाब से, जैसे सेल डिवीजन थ्योरी है ना, उसमें अगर सेल वॉल थ्योरी जो है, सेल वॉल थ्योरी, उसके हिसाब से बैक्टीरिया जो है वो प्लांट है। बैक्टीरिया क्या है? प्लांट, राइट, ठीक। अब लिखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, हेडिंग डालिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है ना। एल्गी में जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। एल्गी में सेल्यूलोज की बनी होती है। फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की। फंजाई में काइटिन की बनी होती है ना। और बैक्टीरिया में म्यूरामिक एसिड या फिर पेप्टिडोग्लाइकन्स, म्यूरामिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकन्स। प्लांट सेल्यूलोज की, ठीक। फंजाई एल्गी सेल्यूलोज, फंजाई काइटिन, बैक्टीरिया म्यूरामिक एसिड या फिर पेप्टिडो ग्लाइकन्स की बनी होती है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन आपको समझ आ गया? सेल वॉल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। प्लांट में सेल्यूलोज, एल्गी में सेल्यूलोज, फंजाई में काइटिन, बैक्टीरिया में म्यूरामिक एसिड या फिर पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्लांट है। बैक्टीरिया प्लांट है, क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है। अगला है कि ये प्लांट में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में आप जान लीजिए। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज क्या है? क्या हुआ? सेल्यूलोज धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है। सेल्यूलोज धरती पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हम प्लांट्स और सभी जीवधारियों से हमें प्राप्त होता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सेल्यूलोज क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है धरती पर, ठीक है। तो सेल्यूलोज का एक एग्जांपल आप जानना चाहेंगे? जिस कागज पे आप लिख रहे हैं वो सेल्यूलोज का बना है, ठीक है। अगर आप कपड़ा पहने हैं कॉटन का तो वो सेल्यूलोज का बना है ना। अगर आप चादर ओढ़ के वीडियो देख रहे हैं तो जो चादर ओढ़े हैं वो सेल्यूलोज की बनी है, ठीक है। ये सारे सेल्यूलोज के एग्जाम्पल हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, ठीक है, सेल्यूलोज, राइट। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर आप चादर में, मुझे लग रहा है आप चादर में देख रहे हैं, तो यू आर अंडर द सेल्यूलोज, ठीक। चलिए अगला है हमारा सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल ना, ये सब बताया था, परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। तो
आपको एग्जांपल समझ में आ गया था। लेकिन जैसे सेल है, सेल हमारा जो सेल है, सेल में क्या क्या लेता है? तो सेल लेता है ऑक्सीजन लेता है, ठीक। और क्या लेता है? ग्लूकोज लेता है। बाहर क्या लेता है? CO2 लेता है ना। तो ये वाला है, ये वाला क्या है? ये वाला हमारा एंट्री कर रहा है। अगर एंट्री कर रहा है तो ये अंदर जा रहा है। अगर इसमें CO2 डालेंगे सेल में तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल, मतलब जिसकी जरूरत होगी ये वही लेगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं लेगा। इसमें यूरिया बाहर जाता है यहाँ से, है ना। तो ये एग्जिट। तो आपको समझ में आ गया ना, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आउटर कवर में दो चीजें थी। पहली सेल वॉल हमने पढ़ ली, दूसरा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगली हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को बोलते हैं, अरे सॉरी, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो लेयर थी, सेल के बाहर जो लेयर थी वो क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है वो? सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये एक पतली सी लेयर है, मतलब सेल मेम्ब्रेन सैंडविच लाइक होता है ना, ठीक है। सैंडविच लाइक होता है। तो ये हमारा ये प्रोटीन होता है, इसके दोनों साइड ये और ये प्रोटीन का बना होता है, और इसमें फैट रहती है बीच में, ठीक। तो ये हमारा क्या है? प्रोटीन, और ये वाला फास्फोलिपिड, बीच में फास्फोलिपिड मतलब फास्फोरस प्लस लिपिड मतलब फैट। तो ये वाला प्रोटीन हो गया, ये वाला फास्फोलिपिड मतलब फास्फोरस एंड लिपिड, ठीक है। लाइट बंद करो। तो ये हो गया फास्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है ना। तो ये बात आपको समझ आई, सैंडविच लाइक होती है, सैंडविच की तरह की होती है। तो इसमें लिखिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं। मतलब ये जो मॉडल है इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, ठीक। इसमें लिखिए सेल मेम्ब्रेन में ये चित्र बना लीजिए, ये दो लाइन इसमें। उसके बाद अगली लाइन लिखिए प्रेजेंट इन ऑल सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन ऑल सेल स्ट्रक्चर। तो ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। जो सेल वॉल थी, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट थी, ठीक। नेक्स्ट ये लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर थी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है ना। और ये है सेलेक्टिवली परमेबल। क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मतलब सब कुछ आर पार नहीं आने जाने देगी, जितना इसको जरूरत है उतना ही आने जाने देगी। तो ये है सेलेक्टिवली परमेबल। जैसे हमारा लंग क्या है? लंग में हम ऑक्सीजन पूरा गैस खींचे अंदर, तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.3% CO2 है और कुछ और भी गैसें हैं। तो हमने जब इनहेल किया तो सारी गैसें गई जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन क्या लंग ने सब कुछ ले लिया? नहीं, लंग्स ने सब कुछ नहीं लिया। क्या लिया? केवल और केवल ऑक्सीजन लिया, बाकी सारी गैसेस वापस कर दी, तो ये क्या है? लंग्स हमारा
सेलेक्टिवली परमेबल है, जो जरूरत पड़ी वही लिया। ठीक। इसी तरह जब अमीबा जल में रहता है तो जल में रहता है तो जब उसे पोटेशियम की जरूरत पड़ती है तो पोटेशियम लेता है, जब सोडियम की जरूरत पड़ती है तो सोडियम लेता है ना। और जब उसको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी तो कैल्शियम लेगा। तो अमीबा क्या है, ये है सेलेक्टिवली परमेबल, जब जो जरूरत पड़ेगी वो तभी लेगा, है ना। अगला है साइटोप्लाज्म। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा ना, मतलब आउटर कवर हमारा खत्म हो गया। जो पहले आउटर कवर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डाले थे तो दोनों ये खत्म हो गए। अब है हमारा दूसरा साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बताया था क्या क्या है, साइटोप्लाज्म में बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे पार्ट्स रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें सेल रहते हैं। अगला आप नोट करिए साइटोप्लाज्म, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, है ना। ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो अगली हेडिंग करिए माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हमको ये पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो पहली हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। पहली हेडिंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल को जो भी एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, सेल को जो भी एनर्जी मिलती है वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसमें पहली लाइन लिखिए, इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में, इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हम मतलब फूड या ग्लूकोज, जो हम फूड लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही लेते हैं, है ना। तो ये ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज फॉर्म को ये ब्रेकडाउन करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाना तो थोड़ा शॉर्ट में लिखना है ना। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोवाइड्स एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो उससे क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। क्या मिलती है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो एटीपी क्या है? एटीपी हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसकी एनर्जी करेंसी है ना। एटीपी क्या है? लिविंग वर्ल्ड की एनर्जी करेंसी है। इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप हम आपको दिखा दें, ऐसे होता है कुछ। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। तो इसमें डीएनए भी होता है जिसको बोलते हैं एमडीएनए। एमडीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये लिख कर होता है इसमें। ठीक, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन मतलब दोहरी लेयर होती है इस पे भी। डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर। डबल मेम्ब्रेन मतलब डबल लेयर। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब सिंगल लेयर होती है। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये एमडीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो क्या यही डीएनए काम करता है? नहीं, ये जो सेल के अंदर डीएनए होता है, मेन डीएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके हिसाब से काम करता है। ये एमडीएनए मतलब एक छोटा सा डीएनए इसमें भी है। तो ये है सेमी ऑटोनोमस। क्या स्ट्रक्चर है इसका? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस। और ये जो है इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल। जो इसमें डॉट डॉट बने हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। ठीक, ये है क्रिस्टी। ये है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम। ये सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार है। अब एक चीज समझाते हैं इसमें बढ़िया, मतलब अब समझाएंगे बढ़िया मतलब। सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक, पहला क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड या फिर ग्लूकोज। इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज। तो हम जो ग्लूकोज लेते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है ना, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज लेते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है। तो मतलब कौन करता है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया करती है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक मोटरसाइकिल के इंजन की तरह माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मोटरसाइकिल के इंजन में क्या होता है? मोटरसाइकिल के इंजन में जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल जाता है इंजन के पास। ठीक, पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल जाता है इंजन के पास। और एयर फिल्टर लगे होते हैं बाइक में, कार में एयर फिल्टर लगे होते हैं। तो एयर फिल्टर के थ्रू क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है ना। तो मोटरसाइकिल का इंजन क्या करता है? पेट्रोल लेता है और एयर फिल्टर के थ्रू ऑक्सीजन लेता है। वो वहाँ करता है बर्निंग करने के बाद क्या देता है? एनर्जी, जिससे बाइक आगे बढ़ती है या जिससे कार आगे बढ़ती है। तो ये किसका काम है? इंजन का काम है। सेम वे में हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब एनर्जी देने का काम करता है। एनर्जी तो हम बाहर से लेते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करता है ताकि हम यूज कर सकें। यूजेबल एनर्जी तो पेट्रोल में भी होती है, लेकिन क्या पेट्रोल से डायरेक्ट चलता है? नहीं, उसमें इंजन लगा के उसको कन्वर्ट करना होता है। सेम में माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज हम लेते हैं उसका ब्रेकडाउन करके सेलुलर रिस्पायरेशन करके ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिससे क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। एटीपी हमारी बॉडी में यूज होता है, मतलब यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी में। ये पूरे लिविंग वर्ल्ड की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्या है? एटीपी। तो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
अब सपोज करिए आपके पास 1 किलो सोना है, तो 1 किलो सोना लेके आप चाय पीने गए और चाय वाले की दुकान को मतलब 10 रुपए की चाय पी और 1 किलो सोना दे रहे हैं आप, उससे कह रहे हैं कि आप पैसे काट लीजिए, बाकी वापस कर दीजिए हमें, तो उसको गुस्सा नहीं आएगी। क्यों गुस्सा आएगी? क्योंकि 1 किलो सोना वो क्या करेगा, कैसे वो डिवाइड करेगा? 10 ग्राम सोना भी 80-90 हज़ार का होता है, तो 1 किलो सोना तो काफ़ी समस्या हो जाएगी। तो क्या सोने की वैल्यू नहीं है? सोने की वैल्यू है, लेकिन वो सोना नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोने को यूज नहीं कर सकता। यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब यूजेबल फॉर्म ऑफ करेंसी सोना नहीं है। सोने की मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। चाय की दुकान पे वही सोना आप ज्वेलर के पास लेके जाएंगे, 10 ग्राम सोना उसको दे देंगे, कह देंगे पैसे दे दो, वो खटाक से आपको पैसे दे देगा। फिर आप वही पैसे लेके चाय वाले की दुकान को देंगे, चाय वाला खुश हो जाएगा। ठीक, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया वो जो ग्लूकोज नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी देता है, मतलब एटीपी देता है। हमारी बॉडी के लिए एटीपी यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं एटीपी खर्चा हो रही है, जो आप सुन रहे हैं एटीपी खर्चा हो रही है। ठीक, जब हम दौड़ते हैं तो और ज़्यादा तेजी से एटीपी खर्चा होने लगती है। तो हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एटीपी की वजह से। एटीपी बंद तो हमारी बॉडी के सारे काम होना बंद। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी आपको ये बात समझ में ना? तो एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या? एटीपी, ऑल द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑफ ऑल लिविंग बर्ड। एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी क्या है? मतलब डिस्चार्ज हो गया। अगर बैटरी खत्म हो गई तो एडीपी, अगर बैटरी दे रहा है तो एटीपी। ठीक, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, है ना? तो ये क्या था? इट यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, तो ये जो हमारा होता है ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस H2O। ये क्या बनाता है आगे चल के? ये आगे चल के CO2 H2O और ATP क्या बनाएगा? ATP। ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये स्टोन है, सॉरी ये स्टोन है, ऑक्सीडेशन होगा ना, तो ये है O2। मतलब ये बैलेंस नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन रिएक्शन मतलब बैलेंस रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये हम समझाने के लिए आपको क्या बता रहे हैं। ये ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ये होगा इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ATP क्या बनेगा? ATP क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द ऑल लिविंग वर्ल्ड। ठीक, इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन यही है कि जो हम खाना खाते हैं उसका एंजाइम के थ्रू ब्रेकडाउन होता है, जो ग्लूकोज होता है वो हमारी कहाँ जाता है? ग्लूकोज हमारी सेल में जाता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारी सेल में जाता है और ऑक्सीजन जो हम सांस लिए वो भी कहाँ गया? हमारी सेल में गया। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बर्निंग कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर जब उसकी बर्निंग होती है तो ATP बनता है और वही ATP से हम जो ATP बनता है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या कहलाता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। बात समझ गई? तो वही ATP से हम अपने सारे काम करते हैं। ठीक, ये आपको समझ आ गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जरूरी है ना? इसमें क्या होता है? mDNA होता है और क्रिस्टी और F1 पार्टिकल होते हैं जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्रिस्टी और F1 पार्टिकल होते हैं। और mDNA मतलब mDNA अभी बताया था, mDNA मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब कि ये फुली अपने आप से काम नहीं करता है। जैसे कि हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप देख लीजिए आप।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र में बैठी है वहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ बैठी है? स्टेट गवर्नमेंट राज्य में बैठी है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस है? नहीं। क्यों? वो सारे डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकती, वो सेमी ऑटोनोमस है एक तरह से, मतलब समझने के लिए मान लीजिए वो सेमी ऑटोनोमस है। कुछ डिसीजन तो अपने आप ले सकती है, लेकिन कुछ डिसीजन उसको केंद्र के मानने होते हैं, तो वो सेमी ऑटोनोमस है। जैसे आप 18 साल से नीचे थे, तो क्या आप अपने सारे डिसीजन अपने आप ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। मतलब आप फुली डिपेंडेंट थे, किस पे? अपने पेरेंट्स पे। और आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं, तो क्या आप ऑटोनोमस हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो आप ऑटोनोमस नहीं हुए। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, जैसे आपकी व्हाट्सअप चैटिंग, इंस्टा फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं बताते, तो आप भी अभी भी सेमी ऑटोनोमस है ना। और ऑटोनोमस बनने की कोशिश मत करना, नहीं बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, ठीक। तो ये आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए। जहाँ नहीं समझ में आया है, वीडियो को दोबारा बैक करके देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिखिए। ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर नहीं अच्छी लगी तब भी लिखिए, ठीक है। दूसरी क्लास इसकी बायोटेक्नोलॉजी की हम कल स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगी। हालांकि इसमें थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया है। और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।